आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने दुनिया को एक अलग ही रुख दिया साइंस के अंदर। आज हम स्टीफन हॉकिंग, जो एक मशहूर साइंटिस्ट थे जिन्होंने विज्ञान में, साइंस में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। स्टीफन हॉकिंग, उनका जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने साइंटिस्ट बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान की गई कल्पना शायद आज से पहले किसी ने की ही ना हो। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता और पिता दोनों का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता यानी एक रिसर्चर के रूप में काम करते थे, जिनका नाम फ्रैंक था, और उनकी माता का नाम इजोबेल था, और जो खुद एक चिकित्सा के संस्थान में काम करती थी, एक अनुसंधान के रूप में। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात इस संस्था के दौरान ही हुई थी। तब इन्होंने शादी कर ली थी और उनके पास फिर 4 बच्चे हुए, जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे थे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का एडमिशन करवा दिया गया। अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद, अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट में अध्ययन किया या इसके बारे में आगे जाना। जिस वक्त इन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था उस वक्त इनकी एज ओनली 17 थी। कहा जाता है कि स्टीफन को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो इसी सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई आगे करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये वाला सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट ही चुनना पड़ा। फिजिक्स में पहली स्टेज पर यानी फर्स्ट पोजीशन के साथ डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई की और 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल यानी DAMTP में इन्होंने विज्ञान पर अनुसंधान किया, यानी विज्ञान पर आगे रिसर्च की। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन 1963 में इनकी सेहत अचानक खराब होने लगी और तब वे सिर्फ 21 वर्ष के ही थे। तब उन्हें पता चला कि उन्हें एक बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें बार बार कमज़ोरी महसूस हो रही थी। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक एक बीमारी हुई। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे उनका कार्य करना बंद होता रहा और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। तब तक डॉक्टर्स को पता भी नहीं था कि ये बीमारी क्या है, कैसे है और कैसे उन्हें हुई। उस वक्त वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच बिल्कुल नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और सन 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री ले ली। PhD में इनके थीसिस का जो टाइटल था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपॉन्डिंग यूनिवर्स। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी
जेन वाइल्ड से हुई थी। यानी 21 से 22 वर्ष के बीच उनकी जेन से मुलाकात हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ बखूबी दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के 3 बच्चे थे और इनके नाम थे रॉबर्ट, लूसी और तिमोथेसिस। हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली और साल 1995 में जेन और हॉकिंग ने डाइवोर्स ले लिया था। डाइवोर्स लेने के बाद हॉकिंग ने एलन मेंसन से विवाह किया और 1995 में हुई ये शादी 2016 तक चली। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे। इन्होंने एक शोधकर्ता यानी एक रिसर्चर के रूप में यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने 1972 में DAMTP में एक सहायक शोधकर्ता यानी हेल्पर के रूप के साथ साथ एक रिसर्चर के रूप में भी अपनी सेवा को दिया। इसी दौरान इन्होंने अपनी कुछ बुक्स भी लिखी, जिसमें से थी द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। यहाँ पर कुछ समय तक इन्होंने काम करने के बाद 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में लीडर के तौर पर भी काम किया और 77 में गुरुत्वाकर्षण यानी आपके ग्रेविटी फिजिक्स में जो ग्रेविटी ऑफ लो है ना, उसके रिसर्च प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की और 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में मैथ्स के लुकासियन प्रोफेसर की पोजीशन पर नियुक्त कर दिया गया, जो कि दुनिया में बहुत ही पॉपुलर पोजीशन है। इस पद पर इन्होंने 2006 तक काम किया और प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 डिग्रियां थी। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स अवार्ड मिला। उसके बाद 1975 में इनको एडिंगटन पदक मिला। उसके बाद 76 में इन्हें मैक्सवेल मेंडल और प्राइज भी मिला। उसके बाद इन्हें 1976 में हैनीमन प्राइज मिला। उसके बाद 1978 में इन्हें एक और पुरस्कार से नवाजा गया, जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल। इन्हें दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा जाता था। 1985 में इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया और 1987 में डिरॉक मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया। इसके बाद 1988 में इन्हें महान साइंटिस्ट को वुल्फ पुरस्कार के नाम से भी दिया गया। उसके बाद प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड भी हॉकिंग ने 1989 में अपने नाम कर लिया था। इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद ही इन्हें एंड्रयू जेमेंट अवार्ड और नाइलॉर पुरस्कार और लेक्चरशिप भी दी गई। 1999 में उन्हें नेक्स्ट प्राइज मिला, जिसका नाम था लिलेनफेल्ड प्राइज, और उसके बाद इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की तरफ से भी इसी साल अल्बर्ट मेडल फिर से दिया गया। इतने सारे अवार्ड्स के अलावा भी इन्हें 2006 में कॉपले मेडल और फिर प्रेसिडेंशियल मेडल और ऑफ फ्रीडम 2009 में और 2012 तक इन्हें फंडामेंटल फिजिक्स के प्राइज दिए गए। उसके बाद 2015 में भी इन्हें BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड्स दिया गया। इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम करने के बाद कोई भी इंसान अपने आप पर, अपने परिवार पर एक गर्व का नाम बन जाता है कि हाँ, कुछ पहचान है इस इंसान की पूरी दुनिया में। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध दिए हैं। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर बहुत सारे लॉ दिए हैं और दुनिया को बताया था कि कैसे अंतरिक्ष और समय और ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के अंदर ही समाप्त होंगे।
आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि एमिट रेडिएशन करता है। इसके अलावा हॉकिंग ने भी प्रस्ताव किया कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, ये जितना ज़्यादा आप आगे जाते जाओगे ये आपको और बड़ा दिखता जाएगा। विज्ञान की यानी साइंस की हेल्प से ये भी पता किया कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में यानी लाइफ टाइम में कई किताबें लिखी, जैसे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, द यूनिवर्स इन एन नेस्टेल, उसके बाद द ग्रैंड डिज़ाइन, उसके बाद ब्लैक होल बेबी यूनिवर्स और बहुत सी किताबें लिखी। जीवन दुर्भाग्यवश होगा यदि ये अजीब और रोचक भरा ना हो तो। इसलिए ही कहा जाता है कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ ही खुश रहना सीखिए। अगर आप हमेशा नाराज़ रहेंगे, कोसते रहेंगे, किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जैसे भी कुछ है, वो ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे है ये सब। अज्ञानता दुश्मन नहीं है, जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो ये कहे आपको कि आपको सब कुछ आता है। जो इंसान अपने आप में ये सोचता है कि हमें सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है ये बात। साल 2014 में इन पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसमें द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नाम से फिल्म आई। इस फिल्म में उनकी ज़िंदगी के संघर्ष को दिखाया गया और बताया गया था कि किस तरह से इन्होंने अपने सपने को पूरा किया था। इन्होंने मतलब जब उन्हें ये बीमारी हुई थी, उस बीमारी के टाइम पर धीरे धीरे करके इनके शरीर के सारे हिस्से, पहले दायां हिस्सा फिर बायां हिस्सा, ऐसे करके सारे शरीर के हिस्से काम करना बंद करते गए, यहाँ तक कि ये बिल्कुल अपने शरीर से लाचार हो गए थे। पर फिर भी इन्होंने अपने आप को साइंस से कभी अलग होने ही नहीं दिया, अपने आप को इस ब्रह्मांड से जोड़े रखा। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का एक घर है। इस वक्त उनके पास 20 मिलियन से के नियरली कुछ संपत्ति है और इसके अलावा उनके पास कुछ अपने कार्य किए गए पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई हुई संपत्ति है। हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताए हैं और 14 मार्च 2018 को ये महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन वैज्ञानिक में इनके द्वारा दिए गए योगदानों को कभी नहीं भूला जा सकेगा और दुनिया इन्हें ताउम्र तक याद करेगी। इनके दिए गए लॉज, इनके दिए गए सारे जो भी साइंस में योगदान है, उन सबको देख